शंकरपुर गांव में एक घर में शादी का माहौल था। शादी का दूसरा दिन था। शाम हो चुकी थी। दुल्हन की विदाई की रस्में पूरी हो चुकी थी। सभी की आंखें नम हो गई थी। सभी मेहमान रात का खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए। बरसात का मौसम था। आसमान में बादल छाए हुए थे और थोड़ी देर बाद बरसात भी प्रारंभ हो चुकी थी। बारिश कई घंटों तक चली। रात को 2 बजे के बाद सब शांति से सो रहे थे कि एक कमरे में मोबाइल फोन बज उठा। सभी मेहमान लगभग जाग चुके थे। हेलो, हाँ मैं राकेश ही बोल रहा हूँ। आप कौन? हाँ डॉक्टर, मेरी माँ की तबीयत कैसी है अब? क्या उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है और मुझे अभी वहाँ पहुँचना है? मैं अभी आया। कौन था राकेश? राकेश के फूफा ने चिंतित मुद्रा में पूछा। वो फूफा जी, डॉक्टर का फोन था। कह रहा था कि माँ की तबीयत खराब हो गई है और मुझे अभी बुलाया है और मैं जा रहा हूँ। पर बेटा, इतनी रात को और ऐसे मौसम में कल चले जाते, मैं भी तुम्हारे साथ चलता। नहीं फूफा जी, मुझे चले जाने दीजिए ना प्लीज। आप कल आ जाना, उन्हें इस वक्त मेरी जरूरत है। पर वो पुल तो शापित है। अरे फूफा जी छोड़िए ना, आप भी पढ़े लिखे होकर ऐसी बात कर रहे हैं। आप जानते हो ना, मैं इन सब बातों में नहीं मानता। राकेश अपने फूफा की बात को बीच में ही काटते हुए कहा। दरअसल राकेश की माँ का इलाज एक डॉक्टर कर रहा था। राकेश ने अपना नंबर उसके पास छोड़ रखा था ताकि वो उसे माँ की हालत की सूचना देते रहे। राकेश अपनी बाइक लेकर अपने घर को निकल पड़ता है। भादों की रात थी और आसमान में काले बादल रात को और भी अंधकारमय बना रहे थे। राकेश को तो दिलो दिमाग में अपनी माँ की तस्वीर घूम रही थी। उसे कुछ भी ख्याल ना था कि वो उस पुराने शापित पुल के पास पहुंच चुका था जिसका जिक्र कुछ समय पहले राकेश के फूफा ने किया था। बिजली के एक जोरदार कड़क ने राकेश को ख्याली दुनिया से निकालकर वास्तविकता से रूबरू करा दिया। बाइक की रोशनी से पुल की रेलिंग साफ दिखने लगी थी। इससे ही जाहिर होता है कि वो पुल के पास है। पुल के पास में ही जंगल था जिनसे जंगली जानवरों की आवाज सुनाई दे रही थी। वैसे तो राकेश भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। इसका कारण उसका विज्ञान का छात्र होना था, मगर ऐसे डरावने माहौल से राकेश के पसीने छूट रहे थे। बारिश भी होने लगी थी और बारिश की बूंदें ऐसी भयानक रात में जंगल के पेड़ों की पत्तियों पर गिरकर एकदम ही खराब ध्वनि उत्पन्न कर रही थी, जिसमें कीड़े मकोड़ों की भी आवाज मिक्स थी। हल्की बारिश की बूंदों की वजह से राकेश को बाइक चलाते समय आंखों से देखने में परेशानी हो रही थी। तभी अचानक एक हवा का तेज झोंका आया और वो राकेश को झकझोरता हुआ निकल गया, मानो वो भी राकेश को आगे बढ़ने से रोक रहा हो। हवा से राकेश की बाइक का नियंत्रण खो गया और बाइक झटके से पुल के पास बंद हो गया। राकेश ने तुरंत ही बाइक स्टार्ट की, पर वो काफी प्रयास करने के बावजूद भी असफल रहा। तभी बिजली का एक और जोरदार झटका आया। ऐसा लगा कि उसने जंगल के किसी हिस्से को जला दिया हो। इस आवाज से राकेश का दिल दहल उठा। अब उसके चेहरे पर दुख की जगह डर की लकीरें साफ नजर आ रही थी। भय से उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। उसका गला भी सूखे जा रहा था। उसे अब इतनी प्यास लग रही थी कि मानो अगर वो कुछ देर और रुक गया तो मर जाएगा। उसने बाइक को वहीं छोड़ा और पुल के नीचे बह रही नदी को देखा। पुल की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी थी, जिससे वो काफी डरावना लग रहा था। राकेश ने पुल से उतरकर पानी के पास पहुंचा और पानी पीने के लिए ज्यों ही हाथ बढ़ाया तो पानी की जगह हाथों में खून था। राकेश के मुंह से चीख निकल गई। तभी फिर से बिजली की कड़क गूंजी। राकेश ने अपने दोनों कान बंद कर लिए और घुटनों के बल बैठ गया। इसके साथ ही एक और घटना घटी जिससे राकेश की रूह कांप उठी। पुल के ऊपर रखी बाइक जो कुछ देर पहले स्टार्ट नहीं हो रही थी, वो खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। राकेश कुछ सोच पाता तब तक वो चलकर नदी में गिर चुकी थी। राकेश की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो अपना चेहरा अपने हाथों से छुपाकर रोने लगा। उसने हाथ हटाकर बिजली की चमक में उसे किसी इंसान जैसे पैरों के निशान दिखे। राकेश द्वारा सूंघने पर पता चला कि वो खून से बने हुए हैं। ऐसा लगता था कि कोई उसके पास आया था मगर गया नहीं हो, क्योंकि निशान आने के थे, जाने के नहीं। राकेश घबरा कर इधर उधर देखने लगा। उसे सामने कुछ दूरी पर एक परछाई जैसा कुछ दिखा। राकेश ने बिना देरी किए अपनी गन निकाली और उस पर फायर कर दिया। वो परछाई गायब हो गई थी। राकेश को लगा कि उसकी गोली उससे लग गई होगी और वो वहीं गिर गया होगा। वो भागकर पहुंच गया
तभी राकेश के सामने एक ऐसा मंजर था जिससे उसकी आंखें खौफ और आश्चर्य से फटी रह गई। सामने उस परछाई की जगह एक गड्ढा था जिसमें एक आधी सी लाश पड़ी हुई थी जिसमें से दुर्गंध आ रही थी। राकेश को अब गांव वालों की कही गई बातों पर विश्वास हो गया था। शायद ये लाश उसी इंसान की होगी जो यहाँ पुल के निर्माण के लिए आए श्रमिक की बेटी रूपा की, जो अपने माँ के साथ काम करने के लिए आई थी, जिसने हौसी ठेकेदार की हवस से बचने के लिए पुल से नीचे छलांग लगा दी थी। उसकी मौत लोहे के रॉड के पीठ में घुस जाने से हुई थी। उस लड़की ने मरते वक्त कहा था, जो भी इस पुल को पार करने की कोशिश करेगा उसकी मौत हो जाएगी। ऐसा सुनकर ठेकेदार ने एक बड़ा पत्थर उसके सर पर दे मारा और उसे चोरी से वहीं दफना दिया था। कुछ समय बाद ही ठेकेदार की मौत भी रहस्यमय तरीके से हो गई थी। राकेश ने उसे मुक्त कराने के लिए उसका कंकाल को जलाने की सोची। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो कंकाल उठकर राकेश की तरफ मुड़ा। राकेश उठकर पुल की तरफ भागा। डर से उसका शरीर कांप रहा था, जिससे वो पुल से फिसल कर गिर पड़ा और सामने देखता है अपनी मौत को। अब राकेश के पास दो रास्ते थे। एक था कि वो इन आत्माओं की मुक्ति कर दे या खुद को उन भटकती आत्माओं को खुद को हवाले कर दे। मरता क्या ना करता। राकेश ने अपनी गन से उस चुड़ैल पर फायर करना चालू कर दिया, पर सब बेकार हो गया। रूपा लगातार अपने टूटे पैरों से लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ रही थी। राकेश भी पीछे की तरफ अपने पैरों को खींच रहा था। तभी पीछे से किसी ने लोहे जैसी गिरफ्त से उसकी गर्दन दबोच ली थी। राकेश के दर्द से आंसू निकल पड़े। असहनीय दर्द से चीखें बुलंद हो गई। उस नुकीली चीज से खुद की गर्दन छुड़ाने में सफल होने के बाद राकेश ने पीछे मुड़कर देखा तो वो गिर गया और गिरते हुए उसने देखा कि वो नुकीली चीज रूपा के जैसी एक और चुड़ैल का हाथ था। वो चुड़ैल कोई और नहीं, रूपा की माँ ही थी जो वहां पर भटक रही थी। तभी राकेश के मुंह से एक खून का फव्वारा निकलता है और फिर भी राकेश हार नहीं मानता। वो घिसटते हुए उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी बाइक गिरी हुई थी। अब वो पागलों की तरह बाइक को पानी में टटोलने लगा। अभी भी उसकी नज़र उन आत्माओं की तरफ थी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। आखिरकार राकेश को अपनी बाइक मिल ही जाती है। राकेश अब दुगनी गति से अपनी गन के बट से बाइक की फ्यूल टैंक को तोड़ने की कोशिश करने लगा और अब वो इसमें कामयाब हुआ। तभी रूपा ने फिर से राकेश पर हमला किया। इसी वक्त राकेश ने बाइक के फ्यूल टैंक को रूपा के सर पर दे मारा। वो लड़खड़ाती वहीं गिर जाती है और राकेश ने बिना समय गवाए पेट्रोल से भीगी हुई रूपा के मृत शरीर पर अपना लाइटर जलाकर फेंक दिया। रूपा की आत्मा की मुक्ति हो चुकी थी और राकेश का खून बह जाने के कारण उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। अब वो गिरने ही वाला था। तब तक रूपा की माँ की आत्मा उस पर छलांग लगा देती है, जो चूक से राकेश के ऊपर ना गिरी बल्कि राकेश के सामने जल रही आग में गिर जाती है और सारा जंगल उसकी चीखों से गूंज उठा। तब राकेश ने बेहोश होते हुए एक बात सुनी। हे मुसाफिर, हम दोनों कब से भटक रहे थे। हमारे साथ गलत हुआ तो हम सबको गलत समझ बैठे। एक इंसान की वजह से हम सब मर्दों से नफरत करने लगे थे और कई मर्दों को ऐसी सोच से मारते जा रहे थे, मगर हम भूल गए थे कि अच्छे इंसान भी इसी दुनिया में हैं। तेरी जान लेकर शायद ही हम कभी मुक्त हो पाते। मुझे माफ कर देना मेरे भाई। इतना सुनकर राकेश बेहोश हो गया था। सुबह हुई तब एक ग्रामीण ने राकेश को नदी के किनारे पड़ा देखा और उसे उठाकर उसके फूफा जी के पास ले गया, जहां उसका इलाज हुआ। होश आने पर राकेश ने सबको बताया कि जिनसे गांव का पुल शापित था उन आत्माओं की मुक्ति हो चुकी है और अब ये पुल उपयोग में लिया जा सकता है। सभी में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राकेश के साहस की सभी प्रशंसा करने से थक नहीं रहे थे।
राकेश की खुशी का ठिकाना तब नहीं रहा जब उसे फोन पर पता चला कि उसकी माँ अब पूर्ण रूप से ठीक हो चुकी हैं और उसका इंतजार कर रही हैं। राकेश फूफा और अन्य सदस्यों के साथ उसी पुल से गुजरकर अपने घर पहुंच चुका था। उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही उसने राकेश को देखा तो उसे गले से लगा लिया। शायद आज राकेश उसी की माँ के प्यार और आशीर्वाद से जिंदा था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।